हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार का भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता का संरक्षण के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकृति ने संपूर्ण जीव मंडल के लिए स्थल, जल और वायु के रूप में एक विस्तृत आवरण निर्मित किया है, जिसे पर्यावरण कहते हैं। जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी संरचना होती है। ये तंत्र अलग अलग तथा सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में परस्पर संबद्ध होते हैं। पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के अजीवित तथा जीवित संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण के संतुलन के लिए प्रकृति ने कुछ नियम भी निर्धारित किए हैं, किंतु मानव जाति ने अपने स्वार्थ सुविधा के लिए निरंतर पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करता आया है। निरंतर प्राकृतिक नियमों की अनदेखी के कारण हमारे पर्यावरण को आज अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि ने सम्मिलित रूप से संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रकृति प्रदत्त जीवनदायिनी वायु, भूमि और जल आज जीवन घातक बन गई है। प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की आशंका भी बढ़ी है। प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य के प्रभावों को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रत्यक्ष तथा दूसरा अप्रत्यक्ष। बिहार प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से अत्यंत असुरक्षित है, जिसमें उत्तर बिहार अत्यंत बाढ़ प्रणव है और दक्षिण बिहार अत्यंत सूखा प्रणव। राज्य स्तरीय जलवायु प्रतिदर्शों और सुभेद्यता संबंधी अध्ययन की अनुपस्थिति तथा समुदाय की निम्न जागरूकता की अस्थिरता में बिहार जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों के लिहाज से अधिक असुरक्षित है। हमारा अस्तित्व प्राकृतिक पर्यावरण पर ही निर्भर है। अब आइए आगे पढ़ते हैं पारिस्थितिकी व पर्यावरण के बारे में विस्तार से। वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल ने 1869 में पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। पारिस्थितिक तंत्र का तात्पर्य उस अधिवासीय वातावरण से है जहाँ पर जैविक घटक और अजैविक घटक सतत रूप से अंतराकर्षित होते हैं। इस अंतराकर्षण का मूल कारण है जैविक समुदाय के बीच खाद्य का प्रवाह। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा गत्यात्मक है, न कि स्थैतिक। यह एक खुला तंत्र है जिसमें प्राकृतिक कारणों से अथवा मानवीय हस्तक्षेप के कारण परिवर्तन आता रहता है। जैव तथा अजैव घटकों की अंतःक्रिया द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। अब आगे सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन और बिहार। वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर बिहार राज्य पर भी देखा जा रहा है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बिहार को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला उत्तर का मैदानी भाग और दूसरा दक्षिण का मैदान। तापमान में निरंतर वृद्धि होने के कारण हिमालय पर्वत की बर्फ पिघलती जा रही है, जिससे उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रकोप होगा तथा दक्षिण बिहार में सूखा पड़ेगा,
क्योंकि तापमान वृद्धि से छोटा नागपुर पठार का जल सूखता जा रहा है, इसलिए वहां से आने वाली नदियों में पानी का भारी अभाव हो जाता है। बिहार में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने एवं जैव विविधता का संरक्षण करना आवश्यक हो गया है। अब आगे है वायु प्रदूषण गैसों की असहनीय सीमाएं। तो पहले है प्रदूषण गैस जो है उनके नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह प्रति मीटर वायु में भरा है 10 मिलीग्राम। इसकी अधिकता सहनीय सीमा है अधिकतम 8 घंटे। वहीं आगे आप लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन का 250 mg और अधिकतम सीमा है 24 घंटे। सल्फर डाइऑक्साइड 365 mg जिसकी अधिकतम सीमा 24 घंटे है। हाइड्रोकार्बन यौगिक की 125 mg और इसकी अधिकतम सीमा है 30 घंटे, जबकि फोटो रासायनिक ऑक्साइड का 125 mg है और इसकी अधिकतम सीमा 1 घंटे है। स्रोत पर्यावरण संरक्षण अभिकरण USA द्वारा निर्धारित। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,200 हेक्टेयर है। इसमें से मात्र 6,845 हेक्टेयर भूमि पर वन आच्छादित है, जो कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.3% है। बिहार में अत्यंत सघन वन क्षेत्र 231 हेक्टेयर है, जो मात्र नवादा जिला में स्थित है। मध्यम सघन वन क्षेत्र 3,280 हेक्टेयर है और खुला वन 3,334 हेक्टेयर है। शेखपुरा जिला में किसी प्रकार का वन नहीं है। आगे है बक्सर, जहानाबाद, सिवान, शिवहर, गोपालगंज, खगड़िया आदि जिलों में जो जंगल है वह मात्र झाड़ झुरमुट ही है, जो जंगल होने का मात्र बोध कराता है। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में औद्योगिक विविधीकरण शुरू हुआ, जिससे पर्यावरण के दृष्टिकोण से हानिकारक विभिन्न उद्योगों की स्थापना हुई, जैसे बरौनी में तेल शोधक एवं उर्वरक, बरौनी तथा कांटी में ताप विद्युत संयंत्र आदि। औद्योगिकरण के साथ नगरीकरण में भी तेजी में विस्तार हुआ, जिससे जल एवं भूमि की भीषण समस्या के साथ साथ प्रदूषण एवं स्वास्थ्य की भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई है। जनसंख्या में लगातार वृद्धि से खाद्यान्न उत्पादन हेतु उपलब्ध भूमि पर लगातार दबाव बढ़ता रहा है, जिससे वन की लगातार कटाई होती जा रही है। भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.3% ही वन क्षेत्र बचा हुआ है। वन की सिमटती हुई स्थिति ने यहाँ के लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अब आगे है वन एवं जल जमाव। बिहार में जल प्रदूषण के विभिन्न रूप हैं। बाढ़ क्षेत्रों जैसे दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मोकामा आदि जिलों में जल जमाव की गंभीर समस्या है, जिसमें इन क्षेत्रों में कुछ चुनी हुई फसलों की उपज तथा कुछ खास समय में ही कृषि कार्य संभव है। अनियोजित रूप से जल मार्गों पर बांध तथा नहरों के निर्माण से भी जल जमाव को प्रोत्साहन मिला है। उत्तरी बिहार में बाढ़ के लिए उत्तरदायी नेपाल के तराई क्षेत्रों में जल प्रबंधन की समस्या है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विस्तार से जल प्रबंधन की समस्या का निदान भले ही न हुआ हो, परंतु पर्यावरण की समस्या अवश्य उत्पन्न हो गई है। पर्यावरण की दृष्टि से बाढ़ से उत्पन्न अतिरिक्त जल जमाव की समस्या अधिक गंभीर है। स्वतंत्रता के बाद बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत तटबंध निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। बिहार में तटबंध की लंबाई 797.90 किलोमीटर है। तटबंध टूटने से बिहार में बाढ़ के फैलाव बढ़ गया है।
बाढ़ का प्रकोप 25 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 68.8 लाख हेक्टेयर तक हो गया है। अब आगे है जल प्रदूषण। जब मानवीय अथवा भौतिक कारणों से अन्य प्रदूषण जल में सम्मिश्रित होता है तब उसकी प्राकृतिक मौलिकता समाप्त हो जाती है। वह जीवों एवं वनस्पतियों के लिए हानिकारक हो जाता है। जल की यह अवस्था जल प्रदूषण कहलाती है। आगे है औद्योगिक इकाइयों द्वारा जल धाराओं में गंदे जल की निकासी, शहरों में नालों का नदियों में गिरना, जानवरों तथा अधजली लाशों को नदियों में फेंकने आदि से जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। बिहार में गंगा सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, जिसमें बिहार में इस नदी में 115 मिलियन लीटर प्रतिदिन गंदे जल का प्रवाह होता है। पटना, बरौनी, भागलपुर शहरों के निकट सबसे अधिक प्रदूषण का प्रवाह होता है। उत्तर बिहार में सोन, पुनपुन, गंडक, कोसी इत्यादि नदियां भी प्रदूषण से ग्रसित हो गई है। पटना के विभिन्न घाटों पर गंगा के 100 मिली पानी में 1,60,000 कोलीफॉर्म है। इसी तरह 1 लीटर पानी में 0.001 मिलीग्राम कैफमियन, 0.482 मिलीग्राम क्रोमियम, 0.008 मिलीग्राम कॉपर और 0.08 मिलीग्राम जिंक मौजूद है। जल प्रदूषण की वजह से ही गंगा में पाई जाने वाली मछलियों में प्रति ग्राम 124 नैनोग्राम DDT पाया गया है। अन्य जीव जंतुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कई प्रजातियों तो विलुप्त हो गई है। अब अगला प्रश्न है, बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाने से तेल युक्त अवशिष्ट जल के गंगा में प्रवाहित होने के कारण जल के प्रदूषण के साथ साथ इस जल में आग भी लग जाती है, जो जीव जंतुओं को नुकसान करने के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। गंगा बिहार की जीवनदायिनी नदी है, लेकिन निरंतर बढ़ते प्रदूषण एवं औद्योगिक कचरे के विसर्जन ने इसे विश्व की प्रदूषित नदियों की कतार में खड़ा कर दिया है। गंगा किनारे बसे गांवों के लोग दूषित पानी पीने के कारण पित्ताशय के कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। गंगा के तटीय इलाकों के भूजल में कैडमियम, क्रोमियम और सीसा जैसे हानिकारक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी मुख्य वजह गंगा में बढ़ता हुआ प्रदूषण है। गंगा के प्रदूषण को दूर करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई है। अब आगे है वायु प्रदूषण। पृथ्वी की चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है। इसके अतिरिक्त जलवाष्प तथा धूल कण भी उपस्थित है। जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। बिहार में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में धूल एवं धुआं की भूमिका अग्रणी बनती जा रही है। वायु में धूल कणों की वृद्धि जीवन को नुकसान पहुंचाता है। श्वास रोग, फेफड़ों की बीमारियां आदि वायु प्रदूषण के कारण बढ़ते जा रहे हैं। उद्योगों से बिहार में वायु प्रदूषण फैल रही है। नवीन उद्योगों में रासायनिक पदार्थों, पेट्रोल, कोयले इत्यादि के अंधाधुंध प्रयोग होने से वायु प्रदूषण हो रहे हैं। अब आगे है ध्वनि प्रदूषण। बिहार में ध्वनि प्रदूषण की गति तीव्रता से बढ़ रही है, विशेषकर पटना जैसे नगरों में। अप्रिय ध्वनि, जिसे शोर कहते हैं, यह ध्वनि प्रदूषण को पैदा करती है। 45 से 75 डेसिबल तक की ध्वनियाँ स्वीकार्य शोर की श्रेणी में आती है। पटना में यह शोर 96 से 108 डेसिबल मापा गया है। ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आगे है पटना में ध्वनि वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत के रूप में
वाहनों को चिन्हित किया गया है। पटना में लगभग सभी स्थानों पर ध्वनि शोर अधिकतम स्वीकार्य मानक 70 डेसिबल से 25 से 40 डेसिबल अधिक है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में वाहनों का शोर अधिक है। नगरों में यातायात के साधनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, जनरेटरों, लाउडस्पीकरों आदि के द्वारा अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। वाहनों और जनरेटरों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन यौगिक आदि निकलकर वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। एयर कंडीशनर से निकलने वाली हीलियम गैस ओजोन परत में छिद्र के लिए जिम्मेदार हैं। बिहार में सितंबर 2014 तक निबंधित वाहनों की संख्या 2,95,652 थी। इससे निकलने वाले ध्वनियों एवं दूषित कार्बनों से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण हो रही है। इसलिए बिहार में उत्सर्जन मानक वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। अब आगे है प्लास्टिक प्रदूषण। बिहार में नगरों की रिसीवर लाइनों की जाम होने की प्रमुख कारण प्लास्टिक कचरा है। 70% समस्याओं के लिए प्लास्टिक प्रदूषण जिम्मेदार है। प्लास्टिक डिस्पोजेबल नहीं है, इसलिए यह पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक बना हुआ है। नालियों के माध्यम से यह नदियों में जाकर वहां के जल को भी प्रदूषित कर देती है। प्लास्टिक जलाने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होता है, जिससे वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण होता है। 50,000 प्लास्टिक को जलाने से 17 किलो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैली गैसें तथा नाइट्रोजन व हाइड्रोकार्बन वायु में अतिरिक्त रूप में मिल जाते हैं। यह श्वास रोग व फेफड़ा की बीमारियों के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है अब आगे है कचरा प्रदूषण। नगरों में कचरा प्रबंधन ठीक से नहीं रहने के कारण पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता जा रहा है। अस्पतालों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ भी कचरों में मिल जाने से भी पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। पटना में 36 से अधिक गंदी बस्तियां हैं। यहां से प्रतिदिन कचरा उत्पादित होता है जो सड़ता रहता है। आगे है चलंत चिमनियों से निकली राख वायु को प्रदूषित करता है। यह भूमि की उर्वरा शक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। कल कारखानों की चिमनियों से निकली प्रदूषित वायु से त्वचा कैंसर, फेफड़ा संबंधी, आँख और श्वास संबंधी बीमारियां हो रही है। चिमनियों से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होने से वातावरण का तापमान बढ़ रहे हैं। पेड़ पौधे भी सूखते जा रहे हैं। आगे है चलंत चिमनी से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण वायुमंडल में जिस तरह से बढ़ रहा है उसकी मात्रा 560 पार्ट मिलियन के बराबर पहुंच जाएगी तथा 2030 तक इसका प्रभाव दुगना हो जाएगा। इसके कारण अम्लीय वर्षा होगी, जिससे कृषि भूमि तथा जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होगा। अब आगे है जनसंख्या वृद्धि। बिहार की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। 1901 से 1911 के बीच बिहार की कुल जनसंख्या 2.73 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 10.41 करोड़ हो गई है। यहाँ 10 की वृद्धि दर 3.67% से बढ़कर 2011 में 25.42% हो गई है। इस कारण बिहार के प्राकृतिक संसाधनों पर भारी बोझ पड़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 से 1991 तक बिहार की जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हुई है। इन 4 दशकों की अवधि में बिहार की जनसंख्या लगभग
तिगुनी हो गई है। जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण बिहार में 11.33% नगरीकरण हुआ है। पटना में सबसे अधिक 43.1% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मुंगेर में 27.8%, भागलपुर में 19.8%, बेगूसराय में 19.2% और शेखपुरा में 17.1% की बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह नालंदा में 15.9% की नगरीकरण हुआ है। इस कारण प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का भारी भार भी आ गया है। बिहार की कुल जनसंख्या का 88.7% जनसंख्या कृषि एवं इसके सहवर्ती क्रियाओं पर ही निर्भर है। बढ़ती जनसंख्या से गाँव में रोजगार का अभाव हो गया है। कृषि भूमि बंटवारे के कारण छोटे से और छोटा होता जा रहा है। सुविधाओं का भारी अभाव हो गया है। इन सब कारणों से पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। आगे है औद्योगिक विकास। बिहार में औद्योगिक विकास अन्य राज्यों की तुलना में कम हुआ है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2013 से 14 में मात्र 18.4% था। नदियों के किनारे स्थित पटना, बरौनी, मुंगेर, भागलपुर, कैमूर, आरा, सीतामढ़ी, बक्सर, औरंगाबाद के औद्योगिक प्रांगणों से विषाक्त जल मिश्रित रसायनों के बहाव से पर्यावरण दूषित हुआ है। आगे है बिहार को प्रदूषित करने वाले प्रमुख उद्योग हैं। उनका नाम है वस्त्र, चीनी उद्योग, दवा एवं औषधि उद्योग, शराब संबंधी सीमेंट, उर्वरक, ताप विद्युत संयंत्र, कीटनाशक, चमड़ा, रंग, और इनकी संख्या आपको बगल में दी गई है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। आगे है जैव विविधता। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में W.G. रोजेन द्वारा किया गया था। जैव विविधता का बाह्य स्वरूप एक विशिष्ट इकाई में है। आंतरिक स्वरूप अनेक स्तरों में विभाजित है। सभी स्तर एक जटिल जाल के घटक है। जैव विविधता के स्तर हैं: पहला आनुवांशिक विविधता, दूसरा प्रजाति विविधता और तीसरा पारिस्थितिकी विविधता। प्रत्येक पारिस्थितिकी प्रणाली में ऊर्जा प्रवाह में एवं जल चक्र की पृथक पृथक पद्धतियाँ होती है। फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न जैव विविधता उत्पन्न होती है। जलीय एवं स्थलीय, उष्ण एवं उष्णार्द्र, शुष्क अथवा शीत प्रदेशों में आहार श्रृंखला समान नहीं है। ऊर्जा प्रवाह में भिन्नता परिलक्षित होती है। इसका प्रभाव जैव विविधता पर पड़ता है। जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, वायु एवं जल शुद्धिकरण, पोषण चक्रीकरण, सौर ऊर्जा का अवशोषण एवं जैव भू रासायनिक जलीय चक्रों का प्रबंधन आदि सभी जैव विविधता पर निर्भर करते हैं, जो मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जैव विविधता परितंत्र में अपना विशेष योगदान देती है। विविधतापूर्ण जैविक समुदाय अपनी अस्थिरता को आसानी से कायम रखता है, जबकि कम जातियों वाला पारिस्थितिकी तंत्र शीघ्रता से पुनः पूरित नहीं हो पाता है। पर्यावरण के अस्तित्व के लिए जैव विविधता को सुरक्षित रखना नितांत आवश्यक है। किसी एक जाति के नष्ट हो जाने से संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र विक्षुब्ध हो जाता है। पर्यावरण में प्रतिवर्ष जीवों की जातियों एवं उपजातियां विलुप्त हो रही है। इससे पारिस्थितिक तंत्र पर बुरा असर पड़ रहा है। पर्यावरण असंतुलन का एक प्रमुख कारण भी है। मानव की विकासशील प्रवृत्ति से प्राकृतिक वास पर संकट उत्पन्न हो गया है। अब आगे है बिहार में जैव विविधता।
हमारा पर्यावरण दैनिक जीवन के लिए आवश्यक अनेक प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं हमें प्रदान करती है। इन प्राकृतिक संसाधनों में हवा, पानी, मिट्टी और खनिज है और साथ में जलवायु और सौर ऊर्जा भी ये प्रकृति के अजैविक घटक हैं। प्रकृति के जैविक घटकों में सूक्ष्म जीवाणुओं समेत पेड़ पौधों और जीव जंतु शामिल हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु ऐसे विभिन्न कायाओं अर्थात ऑर्गेनिज्म के समुदायों के रूप में ही रह सकते हैं जो अपने आवास में घनिष्ठ संबंध रखते हैं और जिन्हें विशेष अजैव दशाओं की आवश्यकता होती है। मसलन जंगल, घास के मैदान, पर्वत, नदियाँ आदि। प्रकृति के अजैव पक्षों और विशिष्ट सजीव कायाओं अर्थात ऑर्गेनिज्म के आपसी घात प्रतिघात से ही विभिन्न प्रकार के परितंत्रों का निर्माण होता है। परंतु विकास की अंधी दौर में मनुष्य जाति ने प्राकृतिक संतुलन को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है। बिहार प्राकृतिक संरचना के दृष्टिकोण से विविधता वाला राज्य है। विश्व संरक्षण नियंत्रण केंद्र के अनुसार विश्व में 16 लाख जैविक जातियां हैं, जिनमें से लगभग 8% भारत में ही पाई जाती है। बिहार राज्य में सबसे अधिक जैविक विविधता देखी गई है। बिहार के नदियों, जल निमग्न क्षेत्रों, बाढ़ प्रभावित मैदानी क्षेत्रों, जंगलों एवं पहाड़ियों में अनेक दुर्लभ जैविक जातियां पाई जाती है। 1825 में जीव वैज्ञानिक हैमिल्टन ने गंगा में 275 प्रकार की मछलियों को दर्ज किया था। विशेषज्ञों के अनुसार बिहार में 350 प्रजातियों की मछलियां, 35 जाति के रेंगने वाले जीव, 9 प्रजाति के जल प्राणी तथा 200 प्रकार की मछलियां पाई जाती है। चंपारण, दरभंगा, सारण जिलों में बाघ, हिरन, जंगली भैंसे, पूर्णिया एवं कटिहार में भेड़िया, जंगली भैंसा, लोमड़ी पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के मछलियाँ पाई जाती है। गंगा की डॉल्फिन को संरक्षित घोषित किया गया है। बिहार में विश्व वन्य जीवन कोष के अंतर्गत कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। बिहार में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, जिनमें अनेकों दुर्लभ एवं संरक्षित प्रजातियों के हैं। पुराने शाहाबाद क्षेत्र में चीतल, चिकारा, भेड़िया, जंगली सुअर, नीलगाय, हिरन, जंगली बिल्लियाँ, उड़न गिलहरी, तेंदुआ तथा बाघ बहुतायत में पाए जाते हैं। सोन नदी में घड़ियाल, कछुए तथा मगरमच्छ भी मिलते हैं। इस क्षेत्र में 155 जीव जंतु रिकॉर्ड की गई है। यहाँ 34 दुर्लभ प्रवासी पक्षियाँ भी निवास करते हैं। पश्चिमी चंपारण में शाल, शीशो, तुन, कपास, कुसुम, खैर आदि महत्वपूर्ण वनस्पति हैं। सवाई घास, बांस सहित अन्य झाड़ एवं घासनुमा वनस्पति भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यहाँ के पहाड़ी उष्णकटिबंध वृक्षों एवं वनस्पतियों से भरे पड़े हैं। बिहार के दक्षिणी भाग गया, मुंगेर एवं भागलपुर जिलों में पलाश, आसन, हर्रे, गुलर, बेट, शीशो, बबूल, सिरिस तथा बांस के वृक्ष ज़्यादा हैं। इसके अलावा अर्धवन क्षेत्र में बेल, कदम, नीम, पीपल, बरगद आदि के वृक्ष हैं। आगे है बिहार में जैव विविधता का संरक्षण। जीव प्रजातियों एवं जातियों के अनवरत नष्ट होने की प्रक्रिया जैव विविधता क्षरण कहलाती है। जैव विविधता जल, वायु एवं मृदा की भांति एक मुख्य प्राकृतिक संसाधन है। इसका क्षरण होना पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसलिए बिहार में जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करने संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। वन एवं वन जीव की सुरक्षा हेतु 15 वर्षीय कार्य योजना तैयार करने की फैसला लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत
अन्य जीवों के शिकार और तस्करी में संलग्न लोगों को दंडित करने का प्रावधान है। योजना के अनुसार राष्ट्रीय पार्क के आसपास के 10 किलोमीटर क्षेत्र को इको फ्रेजाइल जोन घोषित किया जाएगा। वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में मनाया जाता है। इसमें वृक्षारोपण आंदोलन को प्रोत्साहित किया जाता है। यह केंद्र सरकार के निर्देशानुसार एवं बिहार सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से चलाया जाता है। 33% भाग वन के रूप में विकसित करने का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया है, परंतु बिहार में मात्र 7.3% भूभाग में ही वन आच्छादित है। अतः 25.7% भूभाग में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जाता है। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत 3 कार्यक्रम हैं। पहला, ऊसर भूमि पर मिश्रित वृक्षारोपण। दूसरा, जिन क्षेत्रों में वनों का ह्रास हुआ है वहां पुनः वन लगाना। और तीसरा, आश्रय पट्टी का विकास। भारतीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की आर्थिक सहायता से राष्ट्रीय जैव विविधता के अंतर्गत राज्य सरकार के सहयोग से कार्यक्रम चलाती है। आगे है, वन प्राणियों की सुरक्षा हेतु कई अभयारण्य और सुरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। बिहार में प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए एक संकल्प लेने के साथ साथ जन चेतना को जागृत करने संबंधी कार्यक्रम भी चलाया जाता है। डॉल्फिन संरक्षित जीव के प्रति जन जागृति फैलाने के उद्देश्य से 5 अक्टूबर 2013 को बिहार में डॉल्फिन संरक्षण योजना का शुभारंभ किया गया एवं प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई। जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से भारत के कुछ प्रमुख अधिनियम है। पहला है आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947। दूसरा, खनन एवं खनिज विकास अधिनियम 1957। तीसरा, सीमा शुल्क अधिनियम 1962। चौथा, भारतीय वन अधिनियम 1927 और पाँचवा, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937। छठा, खतरनाक कीट और पिस्सू अधिनियम 1914। सातवां, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 और आठवां, मत्स्य अधिनियम 1997 और नौवां है इलायची अधिनियम 1965 आदि। आगे है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण के अवनयन के लिए मानव और प्रकृति के बीच बिगड़ता संबंध सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक है। मनुष्य ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पर्यावरण पर चोट की है। फलतः विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक आपदाएं आदि होने लगे हैं। इसलिए पर्यावरण एवं वन विभाग ने बिहार के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं। पहला कदम है कृषि वानिकी योजना के तहत 71.06 लाख पौधे लगाए गए हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री निजी नर्सरी योजना के तहत 31.71 लाख ETP डंठल लगाए गए हैं। आगे है वर्षा ऋतु में प्राकृतिक वन क्षेत्रों और नहरों तथा नदियों के तटबंधों के किनारे 1.70 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। आगे है आगामी उद्योगों के आने पर पर्यावरण के नियंत्रण हेतु राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण का गठन किया गया है। आगे पटना के 5 स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। बिहार में वानिकी या हरित वृक्ष आच्छादन बढ़ाने और आम लोगों में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाली मिशन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है
जल एवं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा किया गया है। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए कई अधिनियम बनाए गए हैं। बिहार में पर्यावरण संरक्षण के लिए भूमि संरक्षण, वन रोपण, बंजर भूमि विकास, जलाशयों की सुरक्षा, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण आदि कार्य के लिए विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब आगे है भारतीय संविधान में वर्णित पर्यावरणीय मूल्य हैं। भारतीय संविधान विश्व का पहला संविधान है जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए विशिष्ट प्रावधान है। अनुच्छेद 47 राज्य अपने स्तर को पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। आगे है अनुच्छेद 48A। इसके अंतर्गत राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के तथा देश के वनों और वन जीवन की सुरक्षा के प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51A(G) के अंतर्गत संविधान यह आशा करती है कि देश का हर नागरिक वनों, झीलों, नदियों और वन जीवन समेत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करेगा तथा जीवित प्राणियों के प्रति करुणा का दृष्टिकोण रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की अनुसूची 7 संघ तथा राज्यों को पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद के पास रहती है। अब है आगे बिहार के महत्वपूर्ण पर्यावरणविद। पहला नाम आता है रविंद्र कुमार सिन्हा का। यह बिहार के रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन के संरक्षण एवं सर्वे पर किए गए अथक प्रयास के चलते डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। रविंद्र सिन्हा के अनुसार राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन, जो कि एक स्तनधारी जीव है, मछलियों की सर्वाधिक संख्या बिहार में पाई जाती है। आगे है डॉक्टर विदेश्वर पाठक। पर्यावरणविद डॉक्टर पाठक को पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य करने पर प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज प्रदान किया गया था। तो यह था पर्यावरण के बारे में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।